विद थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो सबसे पहले थर्मो और उसके बाद डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब है कि हम जितनी भी स्टडी करेंगे गैसेस की या फ्लूइड्स की, उसकी मोशन के अंडर, मतलब अगर कोई गैस एक्सपेंड हो रही है या कोई कंप्रेशन हो रहा है गैस में, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी काम होगा वो हम इस थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स को सीखने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि जिस चीज में रखकर या जिस कंटेनर में रखकर मैं उस गैस को स्टडी कर रहा हूं, उस कंटेनर को मैंने कहा सिस्टम। मतलब सपोज मेरे पास एक कंटेनर ऐसा है और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है और इसके एक्सपेंडेशन या कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं गैस के, तो इस सिस्टम, इस वाले कंटेनर को मैं कहता हूं सिस्टम विद दिस गैस। इसको मैंने कहा सिस्टम। अब अगर इस सिस्टम के बाहर की बात करूं तो इस सिस्टम के अलावा जो सब कुछ है बाहर, सिस्टम की बाउंड्री से बाहर, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की बाउंड्री से बाहर, मतलब इस कंटेनर की बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है, दैट इज रिलेटेड टू सराउंडिंग्स ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम की सराउंडिंग, ये बाहर वाला पोर्शन, और दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड इंटरनल गैस, और इस कंटेनर को मैं कहता हूं सिस्टम। अब सिस्टम तीन तरह का हो सकता है। एक सिस्टम तो वो जिसको मैं कहता हूं ओपन सिस्टम। सपोज मेरे पास एक ऐसा फ्लास्क है जिससे मैं, सपोज मेरे पास ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क में मैंने एक लिक्विड भरा और लिक्विड भरने के बाद इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब इसमें मैं लिक्विड डाल भी सकता हूं और इससे लिक्विड निकाल भी सकता हूं। सिमिलरली इसको मैं एनर्जी दे भी सकता हूं, और अगर इसको एनर्जी देना बंद कर दूं तो इससे ये एनर्जी ट्रांसमिट होकर बाहर सराउंडिंग को चली जाएगी। तो ये सिस्टम ओपन सिस्टम होगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं किसी सिस्टम से मैटर भी ले लूं और एनर्जी भी, अगर मैं इंटरचेंजेबल कर लूं, उसका ट्रांसफर हो जाए मैटर और एनर्जी का, तो उस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अब आई बात क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें केवल एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है और किसी को नहीं। सपोज मेरे पास एक इस तरह का कंटेनर है और ये क्लोज कंटेनर है, इसको अब मैं केवल मतलब इसके अंदर जो कुछ लिक्विड मैंने भरा उसको मैंने पैक कर दिया। अब मैं उसमें ना तो लिक्विड ले सकता और ना ही उसको लिक्विड दे सकता। क्या कर सकता हूं? केवल इसको एनर्जी दे सकता हूं। सपोज मैंने एक बोतल ली और बोतल में गर्म पानी भर के उसको बंद कर दिया, ऊपर से क्लोज कर दिया। अब उस लिक्विड, उस बोतल से ना तो मैं पानी निकाल सकता क्योंकि उसका जो ऊपर का जो ढक्कन है वो बंद है, तो ना तो उससे मैं पानी निकाल सकता, ना ही उसमें पानी डाल सकता, लेकिन उसको गर्म कर सकता हूं या उससे एनर्जी ले सकता हूं। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें केवल एनर्जी को ट्रांसफर करा सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, दे सकते हैं। दो सिस्टम्स आर कॉल्ड क्लोज सिस्टम। सिमिलरली इसकी तरह का एक थर्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिससे ना तो मैं एनर्जी ले सकता हूं और ना ही मटेरियल, कुछ मतलब मटेरियल मैटर ले सकता हूं। सपोज मेरे पास एक थर्मस है। अब थर्मस जो होता है, थर्मस बेसिकली चाय गर्म रखने के लिए काम आता है। तो इस थर्मस का ये ढक्कन हो गया और ये इंसुलेटेड हो गया, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वो एक स्पेशल तरीके से बनी होती है जिससे कि एनर्जी बाहर ना जाए। अब अगर आपने ऊपर से इसको बंद कर दिया तो ना तो आप इससे कोई चाय, कॉफी कुछ ले सकते हैं, ना इसको दे सकते हैं जब तक ढक्कन बंद है। उसके अलावा ये गर्म भी रहता है, काफी टाइम तक गर्म रहता है। इसका मतलब कि इससे कोई एनर्जी भी बाहर नहीं आ रही है। ये जो थर्मस है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड हो अपनी सराउंडिंग से, ना तो सराउंडिंग को कुछ देता है और ना ही सराउंडिंग से कुछ लेता है। दो सिस्टम्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन सिस्टम के बाद अगर मैं बात करूं किसी गैस की, तो क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में मुझे ये पता होना चाहिए कि गैस असल में क्या है, गैस के कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्या कुछ गैस के साथ किया जा सकता है और क्यों मैं गैस के साथ ये सब काम कर रहा हूं। इन सब की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसी गैस के वेरिएबल्स की। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने गैस भरी हुई है। अब ये जो गैस है इसके मॉलिक्यूल्स
कंटिन्यूअसली इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं कोई कहीं रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके इस वॉल्यूम मतलब इस गैस के अंदर इनकी मोशन की वजह से दीवारों पर जो फोर्स या प्रेशर लग रहा है उसको कहता हूं मैं प्रेशर ऑफ द गैस। जितने वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं उसको कहता हूं वॉल्यूम ऑफ द गैस। और फिलहाल जो इसका टेम्परेचर है, इन तीन वेरिएबल्स के थ्रू मैं पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स को डील करूंगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन। अब किसी भी गैस के लिए एक गैस इक्वेशन की हमने गैस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। कोई भी गैस अपने इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग तीन चीजों को फॉलो करती है। PV इज इक्वल्स टू nRT, मतलब किसी भी गैस के लिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है nRT के। तो दिस इज कॉल्ड द गैस इक्वेशन। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले लू, 1 मोल, तो मैं कह सकता हूं PV इज इक्वल्स टू RT। R इज ए कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कहते हैं R। तो PV इज इक्वल टू RT, दिस इज द गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। चलो वर्क डन बाय गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय गैस। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां इस पूरे पोर्शन में एक गैस फिल्ड है। ये एक पिस्टन है, इस गैस ने इस पर प्रेशर P लगाया। P प्रेशर, सपोज इस पिस्टन का जो एरिया है वो A है। अब गैस ने इस पर एक प्रेशर P की वजह से इस पिस्टन पर इसके एरिया A पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू P इंटू A। तो इस पर जो फोर्स लगा वो लगा P इंटू A। और सपोज फोर्स लगने के बाद ये पिस्टन थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर dx डिस्प्लेसमेंट के बाद यहां पहुंच गया। तो इस छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं dw इज इक्वल टू F इंटू dx। F इंटू dx, F की वैल्यू लिखू P इंटू A इंटू dx। तो मेरे पास ये स्मॉल वर्क डन आ गया P इंटू A इंटू dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूं तो W इज इक्वल टू आएगा P इंटू A इंटू dx। अब A इंटू dx की अगर मैं बात करूं तो A इंटू dx इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। कहने का मतलब कि ये पिस्टन यहां से यहां तक मूव किया तो उसका चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, इसको मैं कह सकता हूं A इंटू dx। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल P इंटू dV, दैट इज द वर्क डन बाय द गैस।
P इंटू डीवी इज द वर्क डन बाय द गैस। अब ये गैस ने वर्क डन किया। अब दो तरह का वर्क डन हो सकता है, या तो गैस पर वर्क डन किया जाए, वर्क डन ऑन द गैस, या वर्क डन बाय द गैस। तो ये दोनों का सम इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं गैस ने वर्क डन किया तो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। गैस ने वर्क डन किया इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ा। तो जब भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा तब गैस वर्क डन करेगी और वो वर्क डन हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अब अगर मैं गैस पर वर्क डन करता हूं, सपोज मैंने इस पिस्टन को यहां से प्रेस करके इधर ले आता, तो ये पिस्टन कंप्रेस होता, गैस जो अंदर की थी वो कंप्रेस होती, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता। तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, तो W नेगेटिव। मैं इस वर्क डन को कहता कि ये वर्क डन गैस पर किया गया है, तो दैट इज वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन ऑन द गैस इज ट्रीटेड एज नेगेटिव, जबकि वर्क डन बाय द गैस इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव। तो इन दोनों को अगर मैं बात करूं, दोनों को समीशन कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ वर्क डन ऑन द गैस, या उन दोनों का सम 0 होना चाहिए। अच्छा, अब इस टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर P डॉट डीवी, इंटीग्रल P डॉट डीवी को मैं ध्यान से देखूं, तो मैथमेटिक्स में शायद हमें ये कभी बताया गया था कि जब भी इंटीग्रल वाली टर्म आती है और इंटीग्रल के साथ सपोज मैं कहूं x इंटू सपोज dt, तो x इंटू dt एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें x और t के बीच खींचा गया ग्राफ, उस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो दे देता है। तो मेरे पास जो फिलहाल जो वैल्यू है वो है इंटीग्रल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P डॉट डीवी। मीन्स अगर मैं P और V के बीच ग्राफ खींचूं तो P और V के बीच का ग्राफ, उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का एक ग्राफ आया और इस ग्राफ का मैंने PV ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या दे देगा, वर्क डन। अब बात आई कि किस वर्क डन को, एरिया अंडर द कर्व को मैं पॉजिटिव कहूं और किसको नेगेटिव। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ में सपोज मैं यहां से यहां गया, ये P ये V, यहां से यहां गया या यहां से यहां गया, इन दोनों में वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, कर तो मैं ही रहा हूँ। सर मेरी बात हो गई थी, कॉल आया था सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू।
तो वर्क डन बाय द गेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने देख लिया कि वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P डॉट डी। मतलब ये कि पीवी ग्राफ में अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल लूं, अगर मुझे इस तरह का कोई पीवी ग्राफ में डायग्राम दिया हो और कोई भी मतलब एक कर्व दिया हो, तो उस कर्व का अंडर द एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन। अब मुझे बताना है कि ये वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मैं किस वर्क डन के बेसिस पर उसको पॉजिटिव लूं, किसके बेसिस पर नेगेटिव। तो आसान सा काम है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, सपोज मैं यहां पर था और इस पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पर पहुंचा और पॉइंट ए से बी पर जैसे ही मैं पहुंचा तो इस डायरेक्शन में बढ़ने पर शायद ऐसा होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। यहां से 0 से जब मैं इधर जाऊंगा तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट करेगा। तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीमेंट करेगा तो मैं उस इंक्रीमेंट वाले वॉल्यूम को कैसा लूंगा, पॉजिटिव। तो जब इधर से इधर जाऊंगा तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ तो ये वर्क डन हुआ पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव वर्क। अब अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि मैं एक यहां से वापस आया, सपोज मैं ऐसे वापस आया, तो यहां से जब मैं वापस आया तो यहां वॉल्यूम V2 था, यहां वॉल्यूम V1 था। मैं पॉइंट B से पॉइंट A पर आया तो मेरा वॉल्यूम गैस का डिक्रीमेंट हुआ, तो ये वर्क डन इज ट्रीटेड लाइक नेगेटिव वर्क डन। तो ये वर्क डन हो गया नेगेटिव। अब सपोज एक कंडीशन ये भी आ सकती है कोई किसी भी पीवी डायग्राम में कि एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाए, दिस इज V, दिस इज P। अब अगर इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन आती है तो इस स्ट्रेट लाइन में यहां क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, देयर इज नो dV, यहाँ dV इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम 0। तो अगर वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो यहाँ W इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पीवी डायग्राम में अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि मैं एक जगह से चलूं और घूम कर दोबारा वहीं पर आ जाऊं, तो अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस में कैसे भी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर मुझे कोई साइकिल गिवन हो, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो मुझे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा। लेट्स सी विद बाय एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल से इस बात को बताता हूँ कि असल में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। तो अब अगर मैं कहूं कि मैं सपोज यहां से यहां गया तो मैं ऐसे गया तो ये वर्क डन इज पॉजिटिव। यहां इस तरह का अगर कोई मुझे साइकिल ग्राफ गिवन है, दैट इज नो वर्क डन इज 0। और अगर मैं ऐसे जाऊं, यहां से सपोज मैं ऐसे आया, तो जब ऐसे मैं आया तो ये वर्क डन ट्रीटेड एज नेगेटिव वर्क डन। क्लियर है बात? अब अगर मैं बात करूं साइक्लिक प्रोसेस की, क्योंकि जब मैं वर्क डन की बात कर ही रहा हूं तो यहीं कहीं साइक्लिक प्रोसेस की बात कर लेता हूं। साइक्लिक प्रोसेस की बात अगर मैं करूं तो सपोज मेरे पास अगर ये इस तरह का एक पीवी डायग्राम में एक साइकिल गिवन है मुझे, A टू B, सबसे पहले A टू B गए और फिर B टू A आए वापस, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर मुझे बताना है कि बताओ वर्क डन कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में मैं यहां से यहां गया, तो इस वाले को अगर मैं भूल जाऊं तो ये वाला जो वर्क डन है, ये वाला वॉल्यूम बढ़ा, ये वर्क डन पॉजिटिव। तो मतलब वर्क डन इन WA टू B इज पॉजिटिव, और वर्क डन B टू A वो घटा, तो वर्क डन फ्रॉम B टू A इज नेगेटिव।
तो जो नेट वर्क डन आया इस साइक्लिक प्रोसेस में वो वर्क डन दैट इज WAB माइनस WBA, दिस इज द नेट वर्क डन। अब WAB क्योंकि पॉजिटिव था और ये वैल्यू ज्यादा थी, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया से अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये वाला एरिया मींस ये वाला एरिया इस वाले एरिया से कम है या ज्यादा है। ये वाला एरिया नीचे वाला जो मैंने दिखाया है, ये वाला एरिया इस पूरे एरिया से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है। जितना पोर्शन इस एरिया इस कर्व के अंदर अंदर है इतना पोर्शन ज्यादा है। तो अगर ये वैल्यू इस पोर्शन से ज्यादा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ज्यादा है इस नेगेटिव से, तो ये टर्म जो W आएगी ये आएगी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं साइकिल में ऐसे चला था, अगर मैं क्लॉकवाइज साइकिल चलता हूं, अगर मैं चलता हूं क्लॉकवाइज तो मेरा जो वर्क डन कैलकुलेट आएगा नेट वर्क डन दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अब अगर इसी बात को मैं दूसरे ग्राफ से देखूं और जिसमें साइकिल में क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, तो अगर मैं इसी ग्राफ में इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज साइकिल एक ले लेता हूं, तो इस एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में सपोज ये अगेन B ये A, तो वर्क डन A टू B, A टू B टू A टू B के लिए जो वर्क डन है दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, और B टू A के लिए जो वर्क डन है दैट इज नेगेटिव वर्क डन। ऐसा क्यों? क्योंकि A टू B जब मैं गया तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जब मैं B टू A वापस आया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन नेगेटिव, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव। तो इस केस में अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ देखूं तो ये वाला एरिया ये वाला एरिया इस पूरे एरिया से कम है, और कितना कम है? जितना इन दो कर्व्स के अंडर में एरिया है, ये वाला इससे इतना ज्यादा है। इसका मतलब नेगेटिव एरिया ज्यादा है पॉजिटिव एरिया से, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो जो नेट W आएगा मेरे पास वो नेगेटिव वैल्यू होगी। इस बात से क्या पता चला कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस में कोई साइकिल क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज साइकिल होगी, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ये दो बातें हम याद रखें तो अच्छा। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इस बात को आप याद रखें। अब अगर मैं पीवी डायग्राम, ये तो बात तब थी जब P वाई एक्सिस पे प्लॉट था और V एक्स एक्सिस पे प्लॉट था। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, अगर मैं P और V को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो वर्क डन तो वही रहेगा P इंटू डेल्टा V। अब अगर वर्क डन वही है और अगर मैं इनकी एक्सिस को सपोज P को मैं एक्स एक्सिस पर ले लूं और V को ले लूं मैं वाई एक्सिस पर, तो एरिया अंडर द कर्व मुझे कहा किस एक्सिस पर चाहिएगा? वाई एक्सिस पर। देखते हैं, चलो मान लो मेरे पास एक ये कर्व है और इस कर्व में मुझे जो ग्राफ गिवन है सपोज वो एक इस तरह का ग्राफ है, और ये एक्सिस मैंने वॉल्यूम ले ली और ये एक्सिस प्रेशर। इन दो एक्सिस के केस में मैं यहां से यहां गया, सपोज ये A ये B। अब वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो तो ये कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल P डॉट dV, मीन्स पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। अब पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, वो कर्व किस एक्सिस पे प्लॉट होगा? V पर। मतलब जिस एक्सिस पर V है उस पर उसके अंडर मुझे एरिया निकालना है। तो यहां एरिया जो निकलेगा वो इस Y एक्सिस के अलोंग निकलेगा, मीन्स V पर। मैं जो एरिया प्लॉट करूंगा वो V पर प्लॉट करूंगा, V एक्सिस पर। तो ये एरिया निकलना चाहिए। अब इसमें देखो इस एरिया में क्या कहानी होगी। जब मैं इसको इधर लूंगा तो यहां मेरा वॉल्यूम यहां से यहां जब गया, क्योंकि V एक्सिस पर इधर जाऊंगा तो बढ़ेगा, तो जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो यहां वॉल्यूम घटेगा, तो जो मेरा वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव। और जब मैं इसी तरह के ग्राफ में यहां से यहां जाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा, तो मेरा वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस केस में जो मैंने सीखा पिछले वाले में उससे थोड़ा सा चेंज आएगा कि जब भी क्लॉकवाइज साइकिल आएगी तब
जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज साइकिल आएगी तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन ये किस केस में एप्लीकेबल है? ये उस केस में एप्लीकेबल है व्हेन V is plotted on y-axis and P pressure is on x-axis। उस केस में ये एप्लीकेबल है। और इससे पहले जो हमने स्टडी किया, इससे पहले हमने स्टडी किया कि CW is equal to पॉजिटिव एंड ACW इज इक्वल टू नेगेटिव। ये किस केस में एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है व्हेन P इज प्लॉटेड अगेंस्ट या ऑन y एक्सिस वेयर एज V इज ऑन x एक्सिस। इनमें से किसी भी एक को, और मेरा मानना तो है कि आप इसको याद रख लें, जस्ट इसको रिमेंबर करेंगे, दोनों को रिमेंबर करें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको याद रखें, इसको याद रखने के बाद ये ऑब्वियसली आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसका जस्ट रिवर्स इसमें होता है, तो ये बातें याद रहेंगी। अब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को, अगर मेरे पास कोई भी साइक्लिक प्रोसेस आ जाए तो उस साइक्लिक प्रोसेस की साइकिल को देखकर मैं ये देख के कह सकता हूं कि वो साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, केवल उसकी साइकिल को देखकर।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि P इज इक्वल टू 2V, मुझे एक रिलेशन गिवन है और पूछा है कि बताओ V1 से V2 तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू 2V, मुझे रिलेशन गिवन है, वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट करना है, कहा V1 से V2। तो अकॉर्डिंग टू लिमिट मैं इस P की वैल्यू को चेंज कर लेता हूं। P की वैल्यू मुझे V का ही फंक्शन गिवन है, तो W इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 2V इंटू DV फ्रॉम V1 टू V2, दैट कम्स आउट टू बी 2V का इंटीग्रेशन आ गया V स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट पुट करूंगा जब V1 से V2, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी इस 2 से 2 कैंसिल, दैट इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये वर्क डन आ गया कब? इस केस में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बताओ वर्क डन कैलकुलेट करो, मुझे फंक्शन जो गिवन है दैट इज P इज इक्वल टू टी स्क्वायर। P इज इक्वल टू टी स्क्वायर फंक्शन V1 टू V2 मुझे गिवन है, दैट इज P इंटू DV। तो P की वैल्यू को अगर मैं रख दूं टी स्क्वायर, तो दैट इज टी स्क्वायर इंटू DV। अब T और V में तो कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है, तो सबसे पहले इसमें एक रिश्ता निकालना पड़ेगा जो T और V और T को रिलेट करे। तो उस रिश्ते को निकालने के लिए मैं कह सकता हूं PV इज इक्वल टू NRT। अब अगर PV इज इक्वल टू NRT है, तो यहां से मुझे T की वैल्यू चाहिए, मैं इस P की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, T स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू NRT। T ने T को मार दिया, V इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, या T इज इक्वल टू मेरे पास आ गया NR अपॉन V। तो इस T की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर इस T की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, तो T की वैल्यू मेरे पास निकल के आई T इज इक्वल टू NR अपॉन V। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूं, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल NR अपॉन V का होल स्क्वायर इंटू DV। अब लिमिट उसने कहा है V1 से V2, तो मैं यहां लिमिट V1 से V2 डाल देता हूं। तो अब इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज N स्क्वायर R स्क्वायर, V स्क्वायर V गया ऊपर V की पावर -2, तो V की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और इसकी लिमिट V1 से V2, दैट इज V माइनस वन ऊपर, तो माइनस N स्क्वायर R स्क्वायर 1 अपॉन V, तो 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन V। दिस इज द आंसर फॉर व्हाट? वर्क डन बाय दिस प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने पूछा है कि वर्क डन कैलकुलेट कीजिए अगर मुझे टेम्परेचर T1 से T2 तक के लिए वर्क डन फाइंड करना हो, कि जब गैस का टेम्परेचर T1 से T2 हुआ है और जो ग्राफ मुझे गिवन है दैट इज P इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन T स्क्वायर इंटू DV, और यहां लिमिट T1 से T2। अब लिमिट T1 से T2 है, तो मुझे इस DV को किसी तरह T में चेंज करना होगा। तो इसका रिश्ता निकालने के लिए मैं अगर बात करूं PV इज इक्वल टू NRT से, P की वैल्यू को रख देता हूं T स्क्वायर, तो T स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू NRT, और T ने T को मार दिया, दैट इज V इज इक्वल टू NR अपॉन T। तो DV इज इक्वल टू क्या? DV इज इक्वल टू आ गया NR अपॉन T स्क्वायर इंटू dt। इस dv की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन T1 से T2 माइनस NR अपॉन T स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इंटू dt। T स्क्वायर ने T स्क्वायर को मार दिया, दैट इज माइनस NR, इंटीग्रेशन करूंगा तो T2 माइनस T1, या इसको लिख सकता हूं NR T2 माइनस T1। दिस इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। हेलो हेलो,
तो इन 2-3 बातों से मैंने क्या सीखा? इन 2-3 बातों से मैंने सीखा कि जब भी P और T या V के बीच में मुझे कोई भी रिलेशन गिवन होगा तो फंडा मेरे पास जो निकल के आया वो फंडा ये आया कि मैं इस रिलेशन को किसी ना किसी तरीके से इनकी लिमिट्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो आप इस बात को कहीं पर छोटा सा नोट कर लें कि फंडा फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिंपली कन्वर्ट the relation in terms of what? Limits। तो ये इस क्वेश्चन का छोटा सा फंडा है।
थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने वर्क डन वगैरह के बारे में बात की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में है वो है कुछ लॉज हैं मेरे पास। 3 लॉ बेसिकली होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो जीरोथ लॉ के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है वो कहता है कि अगर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और थर्मल इक्विलिब्रियम, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बला है, इसे मतलब इसको ये कौन, बेसिकली टेम्परेचर किसी भी बॉडी, अब तक हमने जितना भी पहले पढ़ा, हीट 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी बॉडी हीट कंटेन्स करती है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अ बॉडी नेवर कंटेन हीट, a body simply have an internal energy and this type of this internal energy in form of transit या transmission time पर इस internal energy को हमने heat कहा। अब अगर कोई बॉडी किसी बॉडी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है तो मैं ये कहता हूं कि हीट ट्रांसफर इज द फिनोमिना वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज। अब अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगी, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब दोनों बॉडीज के जो टेम्परेचर है वो सेम है, कांस्टेंट है एंड सेम है। कहने का मतलब अगर एक बॉडी, सपोज मेरे पास एक बॉक्स, 2 बॉक्स है और 2 बॉक्सेस को मैंने आपस में कांटेक्ट में रख दिया तो इनिशियली उन दोनों बॉक्सेस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो दोनों में मतलब उन दोनों से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट ट्रांसफर होगी। तो कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उन दोनों में हीट ट्रांसफर रुक जाएगी और वो कंडीशन होती है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हीट ट्रांसफर रुक जाती है बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज। अब अगर बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा तो कोई जरूरत ही नहीं है हीट फ्लो होने की। कहने का मतलब अब उन दोनों की इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सपोज अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, और अगर बॉडी बी किसी थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बॉडीज मतलब दोनों स्टेटमेंट सी शो करते हैं कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। लेट ये ए है, ये बी है और लेट दिस इज सी। तो मैं कहूं अगर बी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन ए एंड बी, एंड इफ आई सपोज टू दैट बी एंड सी आर also in thermal equilibrium then there is no heat transfer from B to C। अब इन दो स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूं कि A और C are also in thermal equilibrium। This is the zeroth law of thermodynamics। इस जीरोथ लॉ को मैं एक तरीके से और भी बता सकता हूं, मतलब ये जीरोथ लॉ मुझे कहता है कि अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जिसको हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, उनके बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, दोबारा से सुनो, ये बात कही जाती है कि कोई भी दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती हैं जब उन दोनों के बीच की एक स्केलर वैल्यू, एक स्केलर क्वांटिटी सेम हो, और वो स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताता है कि कोई भी, बेसिकली उसने डिफाइन किसको करना है, थर्मल इक्विलिब्रियम को। थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, देन कहता है कि किसी भी बॉडी में कोई मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, काफी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्ट, और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। कहता है कि किसी भी सिस्टम को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि जब भी किसी सिस्टम को मैं कोई एनर्जी देता हूं तो उस एनर्जी को देने में दो काम होते हैं, वो एनर्जी दो जगह डिवाइड हो जाती है। दैट गिवन एनर्जी, लेट्स सपोज दिस इज डी क्यू, ये गिवन एनर्जी डी क्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो डी डब्ल्यू में और एक डी। मतलब किसी को मैंने क्यू एनर्जी, डी क्यू एनर्जी दी और इस डी क्यू एनर्जी को देने पर उस सिस्टम ने सपोज डी डब्ल्यू वर्क डन किया और उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो डी यू हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस टोटल इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो समीशन है दैट इज इक्वल्स टू द टोटल हीट गिवन और टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्यों कहा? एनर्जी कंजर्वेशन ने हमें बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज सिंपली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें मैंने क्या कहा कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये क्यों एप्लीकेबल है? एक एनर्जी को मैंने, सपोज मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया, कोई सिस्टम था, मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया। अब इसको गर्म करने के बाद उसने कोई वर्क डन कर दिया, तो ये हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैकेनिकल वर्क। जब इसने कोई वर्क डन किया तो वर्क तो इज अ मैकेनिकल टर्म। तो यहां से एनर्जी देने पर उसने एक वर्क डन किया प्लस अब जब मैं इसको हीटअप करूंगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज आने का मतलब है कि या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या उसका टेम्परेचर घटेगा। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो इसकी डीयू में चेंज आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि उसको टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू होती है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जस्ट राइट इट डाउन, इसकी डेफिनेशन मैं लिखाता हूं। Write down, it is the law of conservation of energy. It is the law of conservation of energy in which the total energy given to a system is transformed in terms of work done by the system or work done on the system plus change in internal energy of the system. अब अगर मैं साइन कन्वेंशन की थोड़ी सी बात करूं, मतलब क्योंकि जब मैंने वर्क डन पहले डिफाइन किया तो वर्क डन को डिफाइन करते समय मैंने कहा कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, अगर गैस या सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस वर्क को मैं कहता हूं पॉजिटिव वर्क डन, और अगर वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है तो उस वर्क को मैं कहता हूं नेगेटिव वर्क डन। तो इसी तरीके से मैं इंटरनल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकता हूं। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो साइन कन्वेंशन हीट के लिए बात करता हूं। सबसे पहले मैं, अगर मैं उसको हीट दूं, हीट गिवन दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव और हीट रिलीज्ड या रिजेक्टेड इज नेगेटिव। जो अगर मैंने किसी सिस्टम को हीट दी तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा और अगर उसने हीट दी या रिलीज की तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा। नेक्स्ट थिंग, वर्क डन की अगर मैं बात करूं, वर्क डन के लिए क्या कहूं? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो मैं कहूंगा वर्क डन इज पॉजिटिव। वाइल अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन शुड बी नेगेटिव। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब है कि अगर गैस ने खुद काम किया, सिस्टम ने खुद काम किया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा
और अगर गैस पर काम हुआ तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो उन दो टर्म्स को मैंने नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया। अब बात करता हूं इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर क्या है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव। तो इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। इन बातों को आप ध्यान रखें। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अच्छा, तीन तरह के प्रोसेस मेनली होते हैं, पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा भी एक इसके बाद भी मैं बात करूंगा और प्रोसेस की।
तीन तरह के प्रोसेस सबसे पहले होते हैं। एक तो होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं उसके फेजेस में चेंज करूं या उसके वेरिएबल्स को चेंज करूं, उसका प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक। अब अगर आइसोकोरिक में मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन इन आइसोकोरिक W इज वर्क डन होता है P डॉट dV। अब अगर V कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन इज जीरो। अब अगर वर्क डन जीरो तो Q इज इक्वल टू डेल्टा W, डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा W प्लस डेल्टा U से, ये तो जीरो हो गई टर्म, तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो, चेंज इन उसके डेल्टा U के, और ये किसके बराबर होती है, F/2 इंटू NR डेल्टा T। तो दिस इज द हीट F/2 NR इंटू डेल्टा T। आइसोबारिक के केस में अगर P कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन P डॉट dV। सपोज ये कोई P कांस्टेंट है तो dV का जो इंटीग्रेशन हो गया आएगा वो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज P इंटू V। अब अगर मैं यहां से हीट निकालना चाहूं तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U कितना, F/2 इंटू NR डेल्टा T प्लस डेल्टा W मैंने निकाला P इंटू V, तो डेल्टा W को डेल्टा W ही रख लेता हूं या P इंटू V रख लो। इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, डेल्टा W को अगर मैं PV लिखूं और PV को मैं लिख सकता हूं NR इंटू डेल्टा T, NRT या NR इंटू डेल्टा T। तो यहां से इसको भी डेल्टा T की जगह T लिख लेता हूं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू NRT कॉमन, तो F/2 प्लस 1 इंटू NRT। दिस इज द टोटल हीट गिवन टू आइसोबारिक सिस्टम, F/2 इंटू NRT। या NR डेल्टा T की जगह मैं लिख सकता हूं P इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा Q के मेरे पास इसके दो फॉर्मूले आ गए, डेल्टा Q इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू NR इंटू डेल्टा T या F/2 प्लस 1 इंटू P इंटू डेल्टा। अच्छा, अब आई बात आइसोथर्मल की। तो आइसोथर्मल के लिए अगर मैं कहूं आइसोथर्मल के लिए W इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन P डॉट dV। अब P डॉट dV इंटीग्रेशन के बेसिस पे यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना तो P कांस्टेंट ना ही V कांस्टेंट। तो मैं यहाँ P को वैल्यू P को चेंज करके V की टर्म्स में लिख लेता हूं। T और V की टर्म्स में अगर मैं P को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, दैट इज इंटीग्रेशन NRT अपॉन V इंटू dV। और वॉल्यूम सपोज V इनिशियल टू V फाइनल की अगर मैं बात करूं तो W इज इक्वल टू मेरे पास जो कैलकुलेट होके आया दैट इज NRT 1 अपॉन V को लिख सकता हूं ln V, और ln V को जब वो डालूंगा तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो नेट हीट गिवन होगी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम प्लस वर्क डन। अब आइसोथर्मल है तो ये तो जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो चेंज कुछ हुआ नहीं, टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो डेल्टा Q इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा W, और इसको लिख सकता हूं NRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल, या NRT को लिख सकता हूं P इंटू V, तो P इंटू डेल्टा V ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां तक नोट कीजिए।
अच्छा एक और बात, यहां से अगर मैं वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच में रिलेशन देख लूं तो वी फाइनल और वी फाइनल मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 गैस इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहां से मैं V2 अपॉन V1 निकाल सकता हूं P1 अपॉन P2। तो इस वैल्यू को अगर वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की जगह में यहां पुट कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी मैं इसको दोबारा से रब करके लिख दूं, दैट इज nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ये वैल्यू मेरे पास है।